स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 30 एमसीक्यूज। हमने कल यहाँ पे एक वीडियो डाली थी जहाँ पे हमने केमिस्ट्री के टॉप 30 एमसीक्यूज को किया था। तो आज हम लोग फिजिक्स के टॉप 30 एमसीक्यूज पे काम करने वाले हैं। फिजिक्स के हमारे पास चैप्टर मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी है, ग्रेविटेशन जिसको कई लोग फ्लोटेशन भी कहते हैं, उसका आधा हिस्सा फ्लोटेशन कहते हैं, और फिर हमारे पास साउंड चैप्टर आता है। तो ये हमारे पास कुल मिला के 5 चैप्टर हैं जो कि फिजिक्स के अंडर आते हैं। अब इन चैप्टर से आपको सबको पता है कि फिजिक्स से आपको एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और कंसेप्चुअल या यूनिट के ऊपर सवाल भी मिलेंगे। वैसे जो अच्छे और बढ़िया न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ज़्यादा आते हैं, जो कि हम बहुत जल्द उसका भी सेशन डालने वाले हैं। बट ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें काफ़ी घुमा फिरा के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एमसीक्यू में जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े से अच्छे होते हैं, इजी होते हैं, ऑल्दो कुछ घुमा फिरा के भी होते हैं जो कि आज भी हैं। बट आपको एमसीक्यूज में जो भी न्यूमेरिकल मिलेंगे जनरली 99% या 95% केसेस में बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो आओ चलो शुरू करते हैं। अगेन पिछली बार की तरह मैंने बताया था कि आप अपने सामने एक रजिस्टर और एक पेन जरूर रखिएगा और साथ साथ न्यूमेरिकल्स को बनाइएगा। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन आए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद से उस क्वेश्चन को पहले बनाइएगा और उसके बाद उसको आप आगे जाके देखिएगा। ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट जो है वो रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला सवाल आता है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कोइंसाइड्स विद इट्स टाइम एक्सिस, द बॉडी मस्ट बी। यहाँ पे कहने कि आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टाइम बनाता हूँ और यहाँ पे अगर डिस्टेंस बनाता हूँ और कह रहे हैं कि अगर ये ग्राफ जो है वो इधर टाइम एक्सिस पे आता है, टाइम एक्सिस पे आता है, तो टाइम एक्सिस पे आने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो जीरो है ना। टाइम एक्सिस के वो पैरेलल है या कह लो उसको कॉइंसाइड करता है। अगर मान लो यहाँ पे भी होता तो भी आपको पता ही है एट रेस्ट का ग्राफ है, लेकिन यहाँ तो टाइम बढ़ जा रहा है लेकिन डिस्टेंस अभी भी जीरो है। तो अगर डिस्टेंस अभी भी जीरो है तो उस हिसाब से ये जो ग्राफ हो जाएगा हमारे पास एट रेस्ट का ग्राफ हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा, बिकॉज समय के साथ डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। समय के साथ जब डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहलाया जाता है। अगला सवाल आता है, अब यहाँ पे इस बार आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो गिवन है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब लाइन पैरेलल होती है तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है और यहाँ पे भी एट रेस्ट लिख देता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी है लेकिन वो कांस्टेंट है, यानी कुछ वेलोसिटी है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कहते हैं। तो रेस्ट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी नहीं है। एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी बढ़ रही होती है ना, रिटार्डेशन तो कम हो रही होती, लेकिन अभी फिलहाल जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, सेम वेलोसिटी पर चल रहा है, तो रेस्ट नहीं है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता और स्ट्रेट लाइन होती तो हम बोल देते कि वो रेस्ट में है, बट यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल। कह रहे एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन में इसका जो रेडियस आपको दे रखा है वो आर रेडियस दे रखा है। अब इसका अगर रेडियस हमारे पास आर है और अगर ये आधा चक्कर कवर करता है, आधा चक्कर मतलब कि यहाँ से ए से शुरू करता है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और अगर वो इस बी पॉइंट पे आ जाता है, ए से शुरू करके अगर वो इस बी पॉइंट पे आ जाता है, तो आपको बताना है कि वो कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है। तो ए से शुरू किया, बी पे आया। अगर डिस्टेंस पूछा होता, जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन पे दोगे, पर अभी फिलहाल डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी हो जाएगा, यानी कि आर प्लस आर, तो यानी कि 2r हो जाएगा। बहुत सिंपल है। लेकिन अब जल्दी से कमेंट सेक्शन पे आपको मुझे बताना है कि डिस्टेंस अगर पूछा होता तो डिस्टेंस कितना होता। टाइम स्टैम्प है 4 मिनट कुछ सेकंड। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आप लोग बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट तो r प्लस आर 2r हो जाता है। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस बताना है कितना होगा हाफ सर्कल में। हो गया, डन है। नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन पे लिखो। अब अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होता तो पूरी एक साइकिल पे जो डिस्टेंस होता है वो 2πr होता है। अगर ये पूरा चलता और ए पे वापस आ जाता तो डिस्टेंस
2 पाई आर हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है लेकिन डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाता है। लेकिन ये आधा ही चक्कर चला है तो पाई से पाई, ओ सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर फिर पाई आर हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस पूछा होता तो पाई आर होता, अभी फिलहाल डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है। चलिए अगला सवाल, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। तो आपको बताना है कितनी हाइट से उसे ड्रॉप किया होगा। जब भी किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो आई होप आप सबको पता हो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमेशा 0 रहती है। इस बॉल को ऊपर से नीचे आने में 4 सेकेंड जो है वो लग गए, और एक्सेलरेशन यानी कि जी जो है वो आपको ऊपर से नीचे आते वक्त 9.8 या 10 लेना होता है, तो 10 दे रखा है। ऊपर से नीचे आते वक्त ये प्लस होता है और नीचे से ऊपर जाते वक्त ये माइनस होता है। ऊपर से नीचे प्लस क्यों होता है? बिकॉज ऊपर से नीचे वेलोसिटी बढ़ती रहती है तो एक्सेलरेशन प्लस होता है। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी कम होती रहेगी और एक्सेलरेशन जो है वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। अब यहां से आपको निकालना है हाइट। हाइट बोले तो डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास ये चारों कौन सी इक्वेशन में आते हैं? तो एक ही इक्वेशन है हमारे पास जो कि है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन कहती है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी या जी टी स्क्वायर रहता है। अब s हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम वैसे तो कुछ भी हो मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा जो कि 4 है, हाफ एक्सेलरेशन आपके पास 10 है और टाइम हमारे पास 4 का स्क्वायर है। इसको इससे डिवाइड कर दिया, 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 4 4 16, 5 इंटू में 16 80 मीटर आ जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट को हमने 80 मीटर ऊपर से जो है वो ड्रॉप किया होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि इक्वेशन कौन सी लगाई जाए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, जो भी गिवन चीजें हैं और जो जो निकालना है उनको लिख लो, जो गिवन है और जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क कर दो। अब आप देखो कि वो चारों चीजें कौन सी इक्वेशन में आती हैं, तो बस वो चारों चीजें जो भी इक्वेशन में आती हैं वो आप लगा दो। ये बहुत अच्छी ट्रिक है छोटी सी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन लगानी है। मैं उन बच्चों को बात कर रहा हूँ जिनको नहीं पता चलता है। ऑब्वियस बात है बहुतों को पढ़ के ही क्वेश्चन पता लग जाता है, पर जिनको नहीं पता लगता उनके लिए ट्रिक थोड़ी सी काम में आ सकती है आपके। डन है। चलिए अगला सवाल आता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जी के ऊपर बेस्ड सवाल है। सवाल क्या कह रहा है जरा समझे। देखो आई होप आपको पता हो कि आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल कहता है ग्रेविटेशन चैप्टर यानी कि फ्लोटेशन वाले हिस्से में, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं तो कुछ ना कुछ पानी डिस्प्लेस होता है, उसका जो वेट होता है वो बायोन फोर्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल जो है वो एक्सपेरिमेंटली देखने वाले हैं, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इन कंटेनर्स में डालूंगा तो ऑब्वियसली पता है पानी डिस्प्लेस होगा, और जो डिस्प्लेस्ड वाटर है मुझे उसका वेट यानी कि मास जो है वो कैलकुलेट करना है। अब आप क्या चाहते हो कि जब आपका ऑब्जेक्ट कंटेनर में जाए तो जैसे ही जाए पानी ओवरफ्लो करने लग जाए। अब अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक हेल्प करता हूँ। यहाँ पे ये एक लाइन बनी हुई है, मतलब ये वाटर का लेवल यहाँ तक है अगर दिख रहा हो तो, लेकिन जो नोजल है जहां से पानी बाहर आएगा वो इसके थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पे जब मैं पत्थर डालूंगा तो शुरुआत में कुछ पानी ऊपर उठेगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट डालते ही पानी बाहर आ जाए। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, यहाँ पे भी पानी का लेवल यहाँ है और यहाँ पे नोजल यहाँ है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पानी का लेवल है वहीं पे नोजल भी है, लेकिन यहाँ पे भी सेम वही है, जहाँ पानी का लेवल है नोजल जो है वो उसके ऊपर है। पॉइंट इज कि शेप ऑफ द कंटेनर पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर जाएगा सी में तो जैसे ही जाएगा पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा और मैं उसका वेट जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो सी हो जाता है। इन्होंने ऐसे यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तो ध्यान से हमें सी कंटेनर चुनना है जो ऑप्शन डी हो जाता है। तो ये हमारे पास आंसर। तो अच्छा सवाल हो सकता है, ये हो सकता है आपने ये पहली बार देखा हो, बट बहुत सारे सैंपल पेपर में ये सवाल आपको मिलेगा। अगर आपने सैंपल पेपर किए हैं तो आपको ये दिखेगा, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे सवाल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज जी के प्रिंसिपल पानी को आपको टॉप तक भरना होता है, या फिर अगर कोई ओपनिंग है तो उसके लेवल तक तो एटलीस्ट भरना ही भरना है। चलिए ठीक है, अगला सवाल आता है, a body is thrown vertically upward with velocity u, the greatest height। एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका, आपको बताना है कि वो कितनी हाइट तक मैक्सिमम जो है वो पहुंचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास यू स्क्वायर, आई गेस ये जी स्क्वायर होगा, है ना, पता नहीं ये स्क्वायर कहाँ है, यहाँ मान लो ये यू स्क्वायर बाय जी है बस, और ये यू बाय 2g है, ठीक है। बाकी चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे। अब सबसे पहले अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका
तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u हो गई, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे जाके आपको पता है कि हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u ही है। ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन माइनस g में रहता है, और हाइट जो कि हमें निकालनी है वो क्या होगी, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट हाइट, कितनी हाइट पे वो जाएगा। अब अगेन ये चारों चीजें, हम हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये चारों चीजें हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं, विच इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s या h जो भी कह लो आप। अब यहाँ पे हमारे पास v स्क्वायर, सॉरी फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर। ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू मेरे पास u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे u स्क्वायर बाय 2g ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो हमने ठीक किया था, शायद यहाँ पे कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ी है, वो शायद इंपोर्ट करते हुए यहाँ पे कुछ गलती हो गई होगी। बट ये ऑप्शन, इसका मतलब जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे करेक्ट कर देंगे यहाँ पे हम लोग। और जो हमारा बी ऑप्शन है, ओहो सॉरी, जो बी ऑप्शन है उसको हम बना देंगे क्या भाई, बी ऑप्शन को बना देंगे u स्क्वायर बाय 2g। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी को 0 क्यों रखा, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो धीरे धीरे वो ऊपर जाता है, और मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो बेसिकली इस कारणवश हम यहाँ पे जो हाइट है उसको u स्क्वायर बाय 2g जो है वो ले लेंगे। डन है। चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है बहुत बार देखा हो, लेकिन यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग बॉडी इज, देखो ध्यान सुनो, क्या आप ये बात जानते हैं कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये बराबर होते हैं अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो है ना। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मुझे रेशियो निकालना हो किसका, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी कि अगर मुझे रेशियो निकालना हो डिस्प्लेसमेंट का और नीचे रखना हो डिस्टेंस, तो क्योंकि अगर ये बराबर हुए तो इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन अगर और कोई केस हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, और अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आंसर हमेशा 1 से कम या फिर 1 आएगा, तो इक्वल और लेस देन 1 आएगा। लेकिन ध्यान रहे इक्वल और लेस देन 1 है जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो। कभी कभार क्वेश्चन में डिस्टेंस का रेशो पूछा होता है डिस्प्लेसमेंट से, अगर ऐसा पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर डिस्टेंस ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो डिस्टेंस ज्यादा होता है, उस केस में हमारे पास आंसर सी हो जाएगा। बट फिलहाल आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशो जो है वो पूछा हुआ है। डन हो गया, चलें आगे। चलिए अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल। 4 गाड़ियां हैं, ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, सी है हमारे पास, डी है हमारे पास, आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, वो एक लेवल रोड पे चल रहे हैं। देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन इन बिलो। आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ नीचे गिवन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है। सबसे पहली बात, हम सबको ये पता होना चाहिए, ये वाले सवाल आपको ये पता है एग्जाम में बहुत आते हैं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, जो डिस्टेंस और टाइम है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे हमें मिलती है स्पीड या कह लो वेलोसिटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड है वो हमारे को मिलती है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूं, स्लोप का मतलब हाइट अपॉन में बेस निकालता हूं, स्लोप का मतलब वैसे ढलान भी होता है, तो वो जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब आप साफ देख सकते हैं कि जो स्लोप सी का है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद डी का है, उसके बाद ए का, और सबसे कम ढलान, सबसे कम स्लोप, सबसे कम हाइट बी की है। तो यहां से हमें साफ मिलता है कि जो स्पीड है वो सी की सबसे ज्यादा होगी, फिर स्पीड जो है वो डी की ज्यादा हो। अब देखो इन्होंने यहाँ पे ए बी सी डी लाइन में भी नहीं दे रखा, तो बहुत चालाकी कर रखी है, तो ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी लाइन में भी है। तो सबसे ज्यादा स्लोप सी का है, फिर डी का है, उसके बाद ए का है, और सबसे धीरे जो यहाँ पे दौड़ रहा है वो बी है। अभी तक हमने ऑप्शन नहीं पढ़े हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, लेकिन ये डेटा हमें इस ग्राफ से तो मिल चुका है।
अब अगर हम लोग ऑप्शन पे वापस आएं तो लिखा हुआ है कि आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो पहला, कार ए इज फास्टर देन डी, ए जो है वो डी से फास्टर है, नहीं जी गलत स्टेटमेंट है। कार बी इज द स्लोएस्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रही है बट आगे भी पढ़ेंगे। कार डी इज फास्टर देन सी, नहीं गलत है। कार सी इज द स्लोएस्ट, नहीं कार सी इज द फास्टेस्ट, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाती है और बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि जो कार बी है वो स्लोएस्ट है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है। और कभी कभार इन्हीं क्वेश्चंस में आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड भी पूछा होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर लगा दिया, तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड आपको बताना होगा। डन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ऐसा बनता है कि अगर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे से इक्वल और अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं करती। बहुत ध्यान से सुनना ये बात, अगर ये नहीं पता है तो। एक ऑब्जेक्ट पे अगर मैं एक फोर्स लगाता हूं, मान लो F1, और उसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाता हूं F1, यानी दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, तो आप सबको पता है कि जो उस पर नेट फोर्स हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कैंसिल आउट क्यों नहीं होती हैं? बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं। ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी है, ये हमारे पास सेकेंड बॉडी है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, यानी कि अगर ए वाला यानी फर्स्ट वाला एक्शन लगा रहा है सेकंड पे, तो सेकंड वाला रिएक्शन लगाएगा फर्स्ट पे। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है वो सेम बॉडी पे नहीं लगती हैं, ये हमेशा ऑपोजिट बॉडीज पे एक्ट करती हैं। तो ऑन डिफरेंट बॉडीज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी ऑलवेज, ऑन सेम बॉडी समटाइम्स नहीं, ऑन डिफरेंट बॉडी समटाइम नहीं। हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, इसलिए कभी भी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती हैं। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए अगला सवाल। अ मैन थ्रोज अ बॉल जिसका वजन आपको दे रखा है 200 ग्राम्स। ग्राम आपको पसंद नहीं होना चाहिए बिकॉज ग्राम इज नॉट द एसआई यूनिट, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो मास आ गया 0.2 केजी, और उसको ऊपर की तरफ फेंका विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो स्पीड हमने फेंकी वो 10 मीटर पर सेकेंड से उसको फेंका। आपको हाईएस्ट पॉइंट पे उसका मोमेंटम बताना है। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, सबको पता है, क्योंकि धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता तो अपनी वेलोसिटी कम करता, तो हाईएस्ट पॉइंट पे रुकता है फिर नीचे आता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे किसी की भी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। अगर इसी सवाल में लोएस्ट पॉइंट पूछा होता, वैसे पूछा नहीं है, आंसर हमारा जीरो हो जाता है, बट इन केस अगर लोएस्ट पॉइंट पे पूछा होता मोमेंटम एट लोएस्ट पॉइंट, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास हमारे पास 0.2 है और वेलोसिटी हमारे पास 10 है, तो सीधा सीधा यहाँ से 2 kg मीटर पर सेकेंड जो कि मोमेंटम की SI यूनिट होती है ये आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो A आ जाता है। यानी कि अगर लोएस्ट पॉइंट पे पूछा होता तो 2 आंसर आता, लेकिन पूछा है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो जब एक ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो आई होप आपको पता हो कि मोमेंटम भी किसी भी बॉडी का हमारे पास जीरो हो जाता है, बिकॉज मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास मोमेंटम जो है वो भी जीरो हो जाएगा। डन। अगला सवाल, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी ऑफ मास। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास 16 kg है, चलेगा ठीक है। टू कम्स टू रेस्ट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन हमें उसे रोकना है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो आपको बताना है कितना समय लगाएगा वो। अगर हमारे पास फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है। सबसे पहली बात यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन पे यस टाइम स्टैम्प के साथ 19 मिनट टाइम स्टैम्प, यस हमें पता है। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को ये बात जानते हैं कि नहीं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाती है और वो फोर्स उसकी वेलोसिटी को कम करती है,
उस केस में फोर्स हमेशा नेगेटिव आती है ना। तो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जिसने उसकी वेलोसिटी को कम किया, इसका मतलब हम ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं। अगर जहां गाड़ी जा रही है अगर मैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी। तो अगर मुझे वेलोसिटी को कम करना है तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने पड़ते हैं, एंड दैट इज वाई जो फोर्स होती है वो हमें नेगेटिव में लेनी चाहिए। ये एक छोटी सी बात है जो कि ध्यान रखनी चाहिए। अब क्योंकि आपको टाइम निकालना है तो हम प्लानिंग कैसे करेंगे, पहले हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। अब फोर्स हमारे पास -4 है, मास हमारे पास 16 है, यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे -4/16 जो कि -1/4 आ जाएगा, जो कि -0.25 आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन माइनस में आया जो कि आना भी चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन माइनस में बनता भी है। अब अगर एक्सेलरेशन माइनस में आ जाता है हमारे पास, उस हिसाब से अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं v-u/t, या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, बात एक ही है। तो एक्सेलरेशन यहां से हमारे पास -0.25 आ चुका है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 थी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी। तो 0 - 10 अपॉन में टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ से पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टाइम आ जाएगा 10 अपॉन में 0.25। तो यहाँ से 1000 अपॉन में 25, इसको इससे काट दूंगा तो 40 सेकेंड आ जाएगा। यानी 40 सेकेंड्स के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये रुक जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइनस लिया जाता है, बिकॉज जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लगेगी तभी उसकी वेलोसिटी कम होगी, और फोर्स को हमें -4 न्यूटन जो है वो लेना होगा। सर अगर हम एग्जाम में -4 लेना भूल जाएं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका टाइम नेगेटिव में आ जाएगा। तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब मैंने कुछ गलती की है, तो वो गलती आप ठीक कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली अगर आप इसमें माइनस लेना भूल भी जाते हो पेपर में तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा टाइम में, और टाइम माइनस में हो नहीं सकता, तो वहाँ आपको शायद समझ में आ जाए। बट ध्यान रखिएगा कि जब भी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा आप एक्सेलरेशन और फोर्स को माइनस में ही लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द स्पीड ऑफ अ कार, जिसका वजन, हमें एक गाड़ी का वजन दे रखा है 1500 kg, इंक्रीजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी इनिशियल स्पीड हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर हमें पसंद नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे अगर फाइनल वेलोसिटी निकालता हूँ जो कि 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो 72 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5/18 से, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम मेरे पास कितना होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 20 आ जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 10 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मास की वैल्यू मेरे पास 1500 है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 20 - 10 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के 15,000 kg मीटर पर सेकेंड, विच इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम की यूनिट ये है तो ऑब्वियस बात है चेंज इन मोमेंटम की भी ये होगी। अब कभी कभार कई बार बच्चे सवाल को ऐसे भी करते हैं कि पहले वो फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं, फिर वो इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं और दोनों को माइनस करते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। बट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करोगे तो फायदा होगा, बिकॉज स्टेप्स के वहाँ पे मार्क्स हैं। तो एक आध कोई गलती हो भी गई तो स्टेप्स के आपको नंबर मिलेंगे, कोई भी 2-4 स्टेप जो सही होंगे। बट क्योंकि ये एक MCQ है, टाइम बचाना है हमें, तो इसलिए हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कॉमन ले सकते हैं, बाकी सारा डेटा हमें गिवन है। तो यहाँ से 15,000 जो कि हमारे पास, अरे 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 अरे, अच्छा ओके ओके, देखो ये भी 15,000 है, ये 15,000 है, बट यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है जो कि गलत होगा, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर है वो ए होगा। दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट यूनिट अलग अलग है, और यूनिट kg मीटर पर सेकंड करेक्ट है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए डन। इट इज डिफिकल्ट टू पुश अ ट्रक पार्क्ड ऑन अ रोड एज कंपेयर टू अ स्मॉल कार। आप सबको पता है ट्रक का मास ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है।
इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको रेस्ट से मोशन में लेके आना मुश्किल है, और मोशन से रेस्ट में भी लेके आना मुश्किल है, डायरेक्शन भी चेंज करना मुश्किल है। तो ये बात पे थोड़ा ध्यान देंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसका मास ज़्यादा है, तो वो अब उसकी स्टेट चेंज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट। तो यहाँ पे साफ साफ जाहिर होता है कि ट्रक को पुश करना इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज ट्रक का मास जो होगा वो गाड़ी के मुकाबले ज़्यादा होगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ कार इज मोर एज इट्स साइज स्मॉल, गलत है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ ट्रक इज मोर एज इट्स साइज इज बिग, एक्चुअली साइज से भी डिपेंड नहीं करता, मास से करता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ ट्रक इज मोर एज उसका मास जो है वो ज़्यादा है, बट लास्ट स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ ट्रक इज मोर, नहीं नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात नहीं हो रही है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना है। तो इनर्शिया तीन प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है जिसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज़्यादा है उसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज़्यादा ही होगा, बट यहाँ पे अभी हमें रेस्ट से मोशन में लेके आने की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, यानी कि सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। चलिए अगले सवाल पे, बहुत इजी सवाल है यार, तो मुझे इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आंसर है अगर हमारा मास केजी में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो मोमेंटम किस में आएगा। अभी बात की थी इसकी ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होती है, तो ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अ फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of mass 500 kg, the acceleration caused by the same force on a body of 5 kg is। बहुत प्यारा सवाल है। कह रहे हैं एक फोर्स है, पता नहीं कितने की है, लेकिन वो 500 किलो के ऑब्जेक्ट पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेके आती है। तो अगर सेम फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाई जाएगी तो कितना एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस वन की अगर बात करें तो केस वन में हमें जो मास दे रखा है वो 500 है और जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो 10 है। अब यहां से जो फोर्स हमारे पास आएगी वो आएगी मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास हमारे पास 500 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 10 है, तो 5000 न्यूटन की इसका मतलब है फोर्स लगाई गई होगी। अब यही सेम फोर्स हमने सेकंड केस में लगाई, केस सेकंड, यही सेम फोर्स हमने सेकंड केस में लगाई, तो F इज इक्वल टू m2a2 फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन बदल गया लेकिन फोर्स सेम है। तो फोर्स हमारे पास 5000 ही है। कह रहे हैं अब यही सेम फोर्स अगर हम 5 किलो के ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो हमें एक्सेलरेशन कितना मिलेगा। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं तो 5000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो कुल मिला के मेरे पास 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अरे 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 कुछ गलती करी क्या। मास है 500 इंटू में 10, ठीक है, तो 1000 तो आ गया। A force causes an acceleration of 10 meter per second square in 500 kg object, ठीक है। The acceleration caused by the same force on a body of mass 5 kg। अब या तो यहाँ पे 500 के बजाय 50 होना चाहिए, या फिर यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल हमारा आंसर 1000 आ रहा है, तो अगर 100 आंसर है तो यहाँ पे 50 होना चाहिए अगर ऑप्शन सही है तो, नहीं तो अभी फिलहाल ऑप्शन हम 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना देते हैं और इसको आंसर कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा है कि फोर्स ये है डिवाइड, हाँ तो सब कुछ सही किया हमने। तो यहाँ पे कुछ जीरो वगैरह की किसी एक में गलती हो गई होगी, या तो ऑप्शन में या तो ऊपर मास में, बट आई होप आप समझ गए कि सवाल क्या है। सबसे पहले आपको पहले वाले केस से फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, बिकॉज मास और एक्सेलरेशन गिवन है, और फिर उस फोर्स का इस्तेमाल करके सेकेंड केस में इसको अप्लाई जो है वो कर देना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास 20 kg है, डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड थी और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। जब वो डिस्टेंस चलती है 100 मीटर का, तो आपको फोर्स निकालनी। अब देखो प्लान क्या है, अगर मुझे फोर्स निकालनी तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो पहले मुझे एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि मेरा प्लान कहता है कि मेरे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है
वो मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। अब मास मुझे 20 गिवन है, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो बस फिर मेरे पास फोर्स भी आ जाएगा। तो पहले हम इस डेटा से एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन लगेगी। थर्ड इक्वेशन कहती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। अब v हमारे पास है 5, तो 5 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, माइनस u जो है वो हमें 20 दे रखा है, तो 20 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन हमें निकालना है और s हमारे पास 100 है, तो ये आ गया हमारे पास 25 माइनस में 400 इज इक्वल टू 200 इंटू में a। तो a ऑब्वियस ये बात है हमारे पास माइनस में आना चाहिए, आना ही चाहिए बिकॉज वेलोसिटी कम हो रही है तो माइनस में ही आएगा। तो 400 में से अगर 25 चले गए तो माइनस 375 अपॉन में 200 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू में मिल जाएगी माइनस 3.75 अपॉन में 2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा -1.6, उसके बाद 75, ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है तो माइनस में 1.675 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर मैं वापस से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऑब्वियसली बात है आंसर -3.75 न्यूटन वापस से आ जाएगा। अब क्योंकि आंसर माइनस में आया है, मैं नहीं मानता फिर से कोई गलती हो गई है क्या? क्या मजे ले रहे हैं हम लोग? 200 फिर कोई जीरो गलत लगाया क्या मैंने? है 75, अच्छा 20 है ना, सॉरी 20 है, तो एक जीरो और इधर खिसक जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 20 है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे हमारे पास -3 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 37.5 न्यूटन। तो ये हमारे पास सी आंसर आ जाता है। सही है सही है सही है। तो एक अच्छा सवाल है, इसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों इन्वॉल्व हो गए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत मिलते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चैप्टर इन्वॉल्व है, बिकॉज एक क्वेश्चन देके आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्किल चेक हो जाते हैं और वेटेज या ब्लूप्रिंट को भी संभाल लिया जाता है। तो इसीलिए ऐसे वाले सवालों की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए जहाँ पे 2 चैप्टर आपस में इन्वॉल्व हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर देता हूँ, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम बिकम्स, देखो हम सब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। अब अगर हम नए वाले डिस्टेंस को पुराने वाले के मुकाबले डबल कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि जो नया वाला r है वो पुराने वाले के मुकाबले डबल हो गया। ठीक है, तो जो नई वाली फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी G m1 m2 अपॉन में नया वाला r का स्क्वायर। अब नया वाला r पुराने वाले से डबल है, तो जो नई वाली फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी G m1 m2 अपॉन में 4r स्क्वायर। अब अगर मैं 4 को बाहर ले लेता हूं तो जो नई वाली फोर्स है वो 1/4 टाइम्स पुराने वाले की हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। क्यों? आप समझो बात को कैसे। जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, तो अगर डिस्टेंस को मैं डबल करता हूं तो फोर्स आधी नहीं होगी, डबल का स्क्वायर टाइम्स इफेक्ट होगा, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। ऐसे ही 3 गुना अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता तो फोर्स 9 गुना कम हो जाती और उसका स्क्वायर टाइम्स ऐसे बढ़ता रहता। 5 गुना अगर मैं डिस्टेंस करता तो फोर्स 25 टाइम्स कम हो जाती। तो यहाँ पे फोर्स 1/4 टाइम्स हो गई है, तो क्लियरली हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो बी आ जाता है। डन। विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट में इनमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहली बात तो क्या क्या बातें आप जानते हो उसके बारे में। उसकी वैल्यू फिक्स रहती है जो कि 6.67 इंटू में 10 के पावर -11 अप्रॉक्सीमेटली होती है। वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। पूरे ब्रह्मांड में उसकी वैल्यू सेम है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन यहीं पे अगर हम पढ़ें इट हैज़ द सेम वैल्यू एट ऑल द प्लेसेस, ये स्टेटमेंट सही है, बट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ नेवर जीरो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हर जगह सेम है तो जीरो नहीं हो सकती। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी वैल्यू हर जगह पे 10 के -11 रहती है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो सी है, बिकॉज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट जिसका वजन 25 न्यूटन है, यानी वेट एयर में, जिसका एयर में वजन 25 न्यूटन है, जब उसको पानी में डुबाया गया
तो उसका वेट पानी में जो आया वो 15 न्यूटन आया। पहली बात तो ऐसा क्यों हुआ? आप सबको पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में डालते हैं तो फ्लूइड उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, उसको बायोंट फोर्स कहते हैं। तो अभी जो ये ऑब्जेक्ट है जो बाहर पड़ा हुआ था हवा में, तो इस पे नीचे की तरफ 25 न्यूटन लग रहा था, लेकिन अगर इसे पानी में डुबाया तो 25 के बजाय 15 लगने लग गया। इसका मतलब यह है कि इस पे ऊपर की तरफ किसी ने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई होगी, तभी तो 25 जो है वो 15 हुआ होगा। इसका मतलब है पानी जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, जो बायोंट फोर्स लगा रहा होगा, वो 10 न्यूटन हो जाएगा। समझ गए? यानी कि अगर मुझे निकालना हो बायोंट फोर्स, तो एक्चुअली में जो फोर्स लगनी चाहिए थी वो 25 है, बट जो लग रही है वो 15 है। इसका मतलब 10 न्यूटन की फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, बायोंट फोर्स। अब आर्किमिडीज जी के प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी बायोंट फोर्स होती है उतना ही हम लोग वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर यहाँ पे 10 न्यूटन आ जाता है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस निकालना था। दो चीजें यहाँ पे लागू होती हैं, एक तो जब कोई भी चीज फ्लूइड में जाती है तो उसके जो वजन में लॉस आता है वही बायोंट फोर्स होती है। पहली चीज आपने सीखी। दूसरी चीज, आर्किमिडीज जी ने कहा था जितना बायोंट फोर्स होगा उतना ही वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो वेट ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ वो 10 न्यूटन है, तो बायोंट फोर्स भी 10 न्यूटन आ जाएगी। डन है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को सही से मैच्ड नहीं किया गया है? फोर्स में लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकेंड। लो जी, पहले ही गलत है, बिकॉज फोर्स जो होता है ये मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए केजी होता है और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, ये बिल्कुल सही है। बायोंट फोर्स एक फोर्स है तो न्यूटन रहेगा। डेंसिटी जो है वो केजी यानी मास बाय वॉल्यूम होते तो केजी पर मीटर क्यूब, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे ये गलत है और हमें गलत वाले को चुनना है, तो ए हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाता है। डन, आसान सवाल था। ठीक है। अ बॉय वेइंग 200 न्यूटन क्लाइम्स अ वर्टिकल लेडर। एक लड़का जिसका जो वेट है, आप सबको याद होगा वेट का मतलब बेसिकली फोर्स ही होता है, जो वो उसकी जो फोर्स है, उसका जो वेट है वो 200 न्यूटन है। वो एक लैडर पे चलता है और जी की वैल्यू 10 है। जी की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमें, जी की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हमें पहले से ही वेट दे रखा है। अगर मास दे रखा होता तो जी की ज़रूरत पड़ती, जी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब आपको बताना है कितना वर्क डन होगा अगर वो 2 मीटर की ऊंचाई पे चलता है। तो जब भी हम ऊंचाई पे जाते हैं यानी हाइट पे जाते हैं, तो जो वर्क होता है आप सबको याद होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है। जब भी हम किसी हाइट पे जाते हैं तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। अब यहाँ पे हमें m इंटू में g पहले से ही गिवन है। mg मतलब वेट, वेट हमें पहले से ही गिवन है जो कि 200 है, और h हमारे पास 2 है, तो कुल मिला के हमारे पास 400 जूल आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे g की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज mg हमें पहले से ही गिवन है। अब बच्चे इस क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे g भी दे रखा है, तो वो m की जगह 200 लगा देंगे और g की जगह दोबारा 10, तो उनका आंसर 4000 आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें पहले से ही mg गिवन है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो 400 जूल सीधा सीधा हो जाता है। डन। चलिए अगला सवाल है, प्यारा सवाल है, करोगे ट्राई? कमेंट सेक्शन पे आंसर दोगे, टाइम लगाएं। मैं आपको हिंट दे देता हूं, हमने आपको एक फॉर्मूला करवाया था वर्क एनर्जी में, जिसमें फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि जो वर्क होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, है ना। तो एक हिंट दे दिया मैंने आपको कि जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जल्दी से 1 मिनट ले लो और इस सवाल को बनाओ। 1 मिनट से ज़्यादा मत लेना, 30 सेकंड में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, बिकॉज सारी चीज़ें यूनिट वगैरह सब कुछ अच्छी क्वांटिटी में दे रखी है, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जल्दी करो। हम्म हाँ, सब कुछ ऐसा यूनिट में ही है, तो कुछ भी कन्वर्ट करने की आपको एज सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन टू, टाइम ले रहे हो, क्या कर रहे हो? पॉज कर लो यार, बड़ा ऑकवर्ड सा, रिकॉर्डिंग में रुकना बड़ा ऑकवर्ड सा होता है। लाइव क्लास होते तो रुक भी जाते। क्या कहते हो? ठीक है, वीडियो पॉज कर लो। चलो, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज कर लो, फिर आगे कर लेना। पहली बात तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो वर्क डन का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है ना। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर,
और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इसमें से हाफ और m जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ है, मास हमारे पास कितना है, मास हमारे पास है 20। अब फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। डन है। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। अगर मैं इसको इससे काट दूँ तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, -21 इंटू में 10, तो -210 जूल। माइनस में क्यों आया, आना भी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, तो वर्क डन आ जाएगा -210 जूल। जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन दे रखा हो जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है और वर्क डन निकाला हो, तो हमेशा आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, विच इज वर्क डन का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इस हिसाब से हमारे पास बी आंसर यानी कि 210 जूल हो जाता है। सही है। अगले सवाल पे आते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग विद वेलोसिटी 60। तो ये सवाल बहुत ईजी है। यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, फाइनल वेलोसिटी 0 ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है। पहले तो इसे कन्वर्ट करते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3, तो आंसर पहली बात तो 50/3 मीटर पर सेकेंड आता है। और फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है 0 है, बिकॉज हमें रोकना ही है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, बिकॉज हमें ऑब्जेक्ट को रोकना है। कितना वर्क डन करना पड़ेगा रोकने के लिए, तो अगर मुझे इसको रोकना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बचेगी हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, जो कि माइनस में आएगा। अब क्योंकि ऑप्शंस में कहीं पे माइनस नहीं, तो इसका मतलब है उन्होंने माइनस को इग्नोर किया है। बट हम तो अभी फिलहाल सॉल्व करेंगे। मास हमारे पास कितना है भाई 1500, और वेलोसिटी हमारे पास है भाई 50/3 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इससे काट दूँ तो 750 आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क डन आ जाएगा माइनस में 750 इंटू में 2500 अपॉन में 9 आ गया। ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेटर से अगर हम लोग सॉल्व कर लें टाइम बचाने के लिए, बस एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे आ गया 750 इंटू में 2500, ओहो 750 इंटू में 2500 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 208 1 2 3 4 5। तो 2.08 इंटू में 10 की पावर 5 जूल्स अप्रॉक्सीमेटली, है ना। 2.08 इंटू में 10 की पावर 5 जूल अप्रॉक्सीमेटली। तो ये देखो यहाँ पे 10 की पावर 4 है, अगर विजिबल नहीं है तो यहाँ पे 10 की पावर 5 है, तो हमें 2.08 इंटू में 10 की पावर 5 वाले को यहाँ पे सेलेक्ट जो है वो करना होगा। सिंपल है, डन। चलिए अगला सवाल, साउंड चैप्टर के सवाल आ गए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 220 हर्ट्स, और हमारे पास वेलोसिटी जो है वो दे रखी है 440 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी दोनों चीजें गिवन है। हमें इसकी मदद से क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। अब अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो न्यू का फॉर्मूला हमारे पास v/लैम्डा होता है। यहाँ पे न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, v होता है वेलोसिटी, और लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 220 है, वेलोसिटी हमारे पास 440 है। यहाँ से हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा आ जाएगा 440 अपॉन में 220। इसको इससे काट देंगे तो आंसर हमारे पास 2 मीटर जो है वो आ जाएगा। आंसर हमारे पास 2 मीटर जो है वो बेसिकली आ जाएगा। तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर। समझ गए, ऑप्शन आपको सामने ही है यानी कि सी। चलिए अगला सवाल, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स यानी साउंड इज इतना। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, यानी न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ से भी कर सकते हैं। 100 हर्ट्स, हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। एक मिनट में ये कितनी बार वाइब्रेट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला तो हमने पीछे पढ़ा जो कि था वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है और वो होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस
जिसको नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन में टाइम, ये तो सबसे ओरिजिनल फॉर्मूला है इसका, जो कि हम 7th 8th से पढ़ के आ रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 100 है, टाइम हमारे पास 1 मिनट है। अब टाइम हमारे पास 1 मिनट है, मिनट इज नॉट द SI यूनिट, तो SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह लो या वेव्स कह लो आ जाएंगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह लो या वेव्स कह लो आ जाएंगी। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या वेव्स जो भी हैं ये हमारे पास आ जाएंगे 100 इंटू में 60, यानी कि 6000 आ जाएगा। हाँ, 6000 वाइब्रेशंस हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्लियरली बी आ जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल है। डन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, देन वो ऑडिबल होगी, इनऑडिबल होगी, वगैरह वगैरह। सुनो, आई होप आपको पता हो कि जो ऑडिबल रेंज है, यानी कि हम जो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जो फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं उसको हम ऑडिबल रेंज या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल साउंड कहते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा या 20,000 से कम होनी चाहिए। अगर आंसर 18, अगर हम इसको सॉल्व करें, फ्रीक्वेंसी निकालें, आंसर 18, 20, 18, 19, 14 ऐसा आता है, या फिर 20,000 से ऊपर आता है, विच इज 21,000, 22,000, 25,000, 30,000, जो भी आता है, तो वो इनऑडिबल हो जाएगी। तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है हमें? सबसे पहली चीज़ हमें स्पीड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 339 मीटर पर सेकेंड, और हमें वेव लेंथ भी गिवन है विच इज़ 1.5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर तो बेटा पसंद है नहीं हमें, 100 से कर दिया डिवाइड, तो 0.015 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v बाय लेमडा होता है। वेलोसिटी हमारे पास 339 है और लेमडा हमारे पास 0.015 है। टाइम को बचाने के लिए बस देखो यार, ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशन हाथ से भी की जा सकती है, पर हमारा जो मेन काम है वो कैलकुलेशन नहीं है ना, वो तो हमें सॉल्व करना नहीं है। तो आंसर यहाँ पे 22600 हर्ट्स यहाँ पे आ जाता है। अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये 20,000 से ज़्यादा आया है, लगभग 2600 हर्ट्ज ज़्यादा आया है, तो ये जो साउंड होने वाली है ये इनऑडिबल होने वाली है, ये किसी भी हाल में आपको सुनाई नहीं देने वाली। इट विल बी इनऑडिबल टू ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस की जो ऑडिबल रेंज है वो 20,000 से ऊपर की नहीं है, और यहाँ पे आंसर 22,000 कुछ हमें मिल रहा है। डन हो गया। चलिए अगला सवाल आ रहा है। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, तो केजी में इसे कन्वर्ट करना रहेगा, 0.2 केजी हमारे पास मास हो जाएगा। Traveling at speed 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with velocity 5 meter per second। बहुत प्यारा सवाल, सुनना। मास हमारे पास 0.2 kg है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, हॉकी प्लेयर ने उसे वापस से मारा और 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी को 5 कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है जान के। वो मिस्टेक मैंने क्या की है, आप पकड़ पाए उस मिस्टेक को? वो मिस्टेक मैंने की है कि अगर हॉकी बॉल पहले ऐसे जा रही थी और फिर प्लेयर ने मार के उसे ऐसे भेज दिया, तो मुझे इनमें से किसी भी एक को प्लस लेना होगा और किसी भी एक को माइनस। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं किसको प्लस लेता हूँ किसको माइनस लेता हूँ। तो लेट अस सपोज मैं इनिशियल वाले को माइनस ले लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फाइनल आंसर आपका प्लस माइनस में चेंज होगा। और वैसे भी एमसीक्यू है तो आपको प्लस माइनस में ध्यान देना नहीं है इस वाले में। अगर आप मान लो इसको भी माइनस ले लेते तो आपका आंसर सेम आएगा, बस फर्क ये है कि वो प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा और कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब उसके मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। तो आज ही बात की कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सही कह रहा हूँ, फाइनल मोमेंटम होता है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कॉमन आ गया तो v माइनस यू बच गया। अब मास की वैल्यू 0.2 kg डाल दी। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 5 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास -10 है। अब यहाँ पे अगर आप माइनस नहीं लेते हो किसी एक को तो वो आपस में एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट होंगे।
लेकिन अगर आप माइनस लेते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो एक्चुअली में ऐड होंगे, तो आंसर बहुत बदल जाएगा अगर आप इनमें से किसी भी एक में माइनस नहीं लेते हो। हाँ, किसी पे भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी एक पे माइनस लेना ज़रूरी है। तो माइनस जीरो मतलब माइनस, सॉरी माइनस क्यों आएगा, तो 0.2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 15 आ गया। अब 15 इंटू में 2 30 होता है, तो 3 kg मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे माइनस लेते हैं, यहाँ पे प्लस, तो आंसर -3 आ जाता। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आंसर ए ही है। ठीक है जी, समझ गए जी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आपको बनाने होंगे। चलिए डन है। एक एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है एजर्शन रीजन का सवाल, अ बस ट्रेवल्स 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स द वेस्ट एंड देन कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहे हैं जहां से उसने शुरू किया था वो वहीं पे वापस आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, एजर्शन टोटली सही है। रीजन में लिखा हुआ है उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 किलोमीटर पर आवर होगी। बिल्कुल सही है, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी जो होता है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। लेकिन क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर है नहीं। रीजन ये होना चाहिए था कि क्योंकि बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गई है, तो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वो 0 है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये ऊपर वाली बात को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इस कारणवश इसका जो आंसर है वो बी आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला सवाल, द एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे अगर मेरे पास टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, उससे हमें क्या मिलता है, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मैं अगर इस क्वेश्चन को बनाता, मतलब पेपर में देता, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी देता और डिस्टेंस भी देता, तो आपके लिए और मजेदार हो जाता। समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर लिखा हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करना। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शन में भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक चीज होगी, बट अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ लिखा हुआ है तो आपको डिस्टेंस जो है वो मिलेगा। चलिए आज का आखिरी सवाल भी आता है हमारे पास। अगेन एक एजर्शन और रीजन है। एजर्शन में लिखा हुआ है मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड देयर प्लैनेट इज कंसीडर्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। यस, बिकॉज जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है उसकी स्पीड तो सेम रहती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। तो ड्यूरिंग देयर मोशन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट वाइल द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, जिसकी वजह से मोशन एक्सेलरेटेड है। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग जब भी मोशन होगा तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो बार बार चेंज होगी। तो एजर्शन भी सही, रीजन भी सही, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने आज किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स को जो है वो निपटा लिया है। अब कल आपके लिए एक और सेशन डलेगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि वो सेशन किस चीज़ का होगा। एक सेकेंड देना मुझे बस, मैं आपको बताता हूँ कि कल जो सेशन हम लोग ले रहे हैं वो हमारा किस टॉपिक के ऊपर होगा। एक सेकेंड। कल हमारी तारीख होगी 21 तारीख, और आज हमारी तारीख, आई होप आप इन्हें सेम डे पे देख रहे हो। नहीं भी देख पा रहे तो ऑब्वियसली बात है, आपको डेट तो पता है कि ये वाला सेशन आपके सामने 20 तारीख को मिलेगा। तो 21 तारीख को जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है कंप्लीट फिजिक्स के न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी हमने एमसीक्यू किए और बीच बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए, लेकिन कल हम प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हर एक स्टेप को ढंग से लिखेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में कैसे करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल भी कल आएंगे। बिकॉज एमसीक्यू में तो ऐसा ही लेवल रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो कल के सेशन का आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। पीडीएफ इसका या पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।